केमिकल इक्वेशंस। लास्ट वीडियो में मैंने आपको टाइप्स ऑफ रिएक्शंस बताई थी, जहाँ पे मैंने जो वीडियो पोस्ट करी थी वो करी थी मैंने डिकम्पोजिशन रिएक्शन पे। डिकम्पोजिशन में मैंने थर्मल डिकम्पोजिशन समझाई थी। आज मैं आपको फोटोकेमिकल या फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन बताऊँगी। सो आफ्टर दैट जो अदर नेक्स्ट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस हैं लाइक डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, रिडॉक्स, वो भी मैं इस वीडियो में आज करूँगी। तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के अंदर जो मैं आज पढ़ा रही हूँ पहले है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में अब हम पढ़ेंगे फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन और फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। यहाँ हम यूज करेंगे सनलाइट कि वो रिएक्शन जो सनलाइट की प्रेजेंस में हो, बट वो रूल फॉलो करे डिकम्पोजिशन रिएक्शन वाला, यानी कि जहाँ पे आपका एक के रिएक्टेंट एक से ज़्यादा प्रोडक्ट दे इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। फॉर एग्जांपल AgCl सिल्वर क्लोराइड सॉल्ट है। अगर आप इसे सनलाइट HNu और यू कैन राइट सनलाइट ऑन एरो बिकॉज कंडीशन हम एरो पे लिखते हैं। तो AgCl दिया आपने चाइना डिश में जो कि सॉलिड है, आपने उसे सनलाइट के प्रेजेंस में रखा तो हमें वहाँ मिलेगा एज अ प्रोडक्ट सिल्वर एंड क्लोरीन गैस। जो आपका सिल्वर क्लोराइड है ये पेल येलो कलर का रहता है। जैसे ही पेल येलो कलर का आपने सब्सटेंस या पाउडर या फिर कंपाउंड रखा चाइना डिश के अंदर और थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि वो जो येलो कलर है पेल येलो ग्रे कलर में चेंज हो गया है। वो ग्रे कलर किसकी वजह से? सिल्वर की वजह से, बिकॉज ये ग्रे शाइनी मेटल है। तो ग्रे कलर हो गया किसकी वजह से? सिल्वर की वजह से। तो नजर आएगा क्लोरीन गैस आपकी निकल जाएगी। तो ये आपकी है फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सिमिलरली सिल्वर नाइट्रेट, अगर आप इसको भी सनलाइट की प्रेजेंस में रखें तो आपको यहाँ पे अगर आप यहाँ यूज करें सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर क्लोराइड आपका पेल येलो कलर का है, सिल्वर ब्रोमाइड जो है आपका ये येलो कलर का है। इसको भी अगर आप चाइना डिश के अंदर सनलाइट की प्रेजेंस में रखेंगे तो ये भी आपको सिल्वर देगा और ब्रोमीन गैस देगा। अब सिल्वर भी आपका ग्रे कलर का है, अगेन ये भी ग्रे कलर का हो जाएगा। ये जो रिएक्शन है आपकी, इसे बैलेंस कर देते हैं हम। बैलेंस करते ही ये 2Ag हो गया। ये जो रिएक्शन है ये आपकी व्हाइट एंड ब्लैक फोटोग्राफी में यूज होगी। इसमें यूज होती है ये व्हाइट एंड ब्लैक फोटोग्राफी में। तो कई बार पूछा जाता है कि रिएक्शन यूज कहाँ हो रही है। ये रिएक्शन व्हाइट एंड ब्लैक फोटोग्राफी में यूज होती है और ये किसका पार्ट है? ये फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन है, क्योंकि ये रिएक्शन सनलाइट की प्रेजेंस में एक रिएक्टेंट से दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट दे देते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट डिकम्पोजिशन है वो है आपकी इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन या इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन में हम वाटर का एग्जांपल लेंगे। ये बेसिकली आपको एक्टिविटी में गिवन है, ऐसा आपको गिवन नहीं है लेकिन ये एक्टिविटी में गिवन है, तो आपको पता होना चाहिए। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन में जो हम सोर्स ऑफ एनर्जी यूज करेंगे वो यूज करेंगे इलेक्ट्रिक करंट। पहले हमने हीट यूज करी थी, फिर सनलाइट, अब हम करंट यूज करेंगे। तो हम यहाँ पहले इलेक्ट्रोलिसिस में समझेंगे, हम बस देखेंगे कि यहाँ पे एक्टिविटी कहना क्या चाह रही है। कई बार इस एक्टिविटी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमने एक मग लिया, प्लास्टिक मग। सपोज एक प्लास्टिक मग लिया हमने और उस प्लास्टिक मग के अंदर बॉटम में 2 होल कर दिए। उन होल में हमने रबड़ कॉक लगा दी, जहाँ पे 2 कार्बन के या ग्रेफाइट के बेसिकली हमने इलेक्ट्रोड्स फिट कर दिए। यहाँ पे आपके ग्रेफाइट के या कार्बन के इलेक्ट्रोड्स हैं, आपके ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड्स हैं बेसिकली। और इन इलेक्ट्रोड्स को हमने 6 वोल्ट बैटरी से कनेक्ट कर दिया। यहाँ फिल कर दिया हमने वाटर इसलिए फिल किया है क्योंकि हम यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे वाटर की। और इन 2 इलेक्ट्रोड्स को हमने टेस्ट ट्यूब, बेसिकली इलेक्ट्रोड्स के ऊपर टेस्ट ट्यूब्स इन्वर्ट कर दी कि अगर कुछ भी प्रोडक्ट बनता है तो हमें इसकी हेल्प से पता लग जाए।
अब क्योंकि सपोज ये सारा वाटर से फिल है तो टेस्ट ट्यूब जैसे आप इन्वर्ट करेंगे तो टेस्ट ट्यूब के अंदर भी वाटर आपका फिल हो जाएगा, क्योंकि आपने इन्वर्ट करी है टेस्ट ट्यूब और इलेक्ट्रोड्स के ऊपर, तो इन टेस्ट ट्यूब्स के अंदर भी क्या है, वाटर चला गया। हमने यहाँ क्योंकि वाटर यूज किया है। अब जैसे ही आप इसको 6 वोल्ट बैटरी से कनेक्ट करते हैं और करंट ऑन करते हैं, तो जैसे ही आप करंट ऑन करेंगे तो करंट जैसे ही यहाँ पे पास होगा तो वाटर की डिकम्पोजिशन हो जाएगी। वाटर की क्या होगी, डिकम्पोजिशन मीन वाटर डिकम्पोज हो जाएगा। और वाटर डिकम्पोज होगा हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस की प्रेजेंस में। तो हम सबसे पहले ये रिएक्शन को ही देख लें। अब वाटर जब डिकम्पोज हो रहा है हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस की प्रेजेंस में, बट ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है। इसको बैलेंस करने के लिए मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब मेरे हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गए और ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गए। ये रिएक्शन यहाँ पे होगी क्योंकि वाटर की डिकम्पोजिशन है। तो वाटर किस में डिकम्पोज होगा, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में। अब जब ये हम कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट करते हुए हम ये एक चीज नोट करेंगे। देखो सबसे पहली बात, आपका जो ये लेफ्ट साइड पे रहेगा इलेक्ट्रोड, इसको हम बोलेंगे कैथोड, और जो राइट साइड पे है इसको हम बोल रहे हैं एनोड। इसको हम बोलते हैं कैथोड, यहाँ हम बोलेंगे एनोड। तो अब कैथोड पे हमने एक चीज नोट करी कि कैथोड पे जो वाटर था वो थोड़ा डिस्प्लेस हो गया है। अब वाटर डिस्प्लेस और मतलब टेस्ट ट्यूब में जहाँ पानी था वहां से पानी हट गया है, डिस्प्लेस हो गया है। क्यों हट गया है पानी, क्योंकि कैथोड इलेक्ट्रोड्स पे कहीं ना कहीं गैसेस निकल रही है। कौन सी गैस निकलेगी, एक हाइड्रोजन निकलेगी, दूसरी ऑक्सीजन निकलेगी। यानी कि वाटर जो डिकम्पोज होगा वो इलेक्ट्रोड्स पे होगा और इलेक्ट्रोड्स पे हमें प्रोडक्ट देगा। प्रोडक्ट कौन से, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस। तो यानी कि जब वो गैस प्रोड्यूस करेगा इलेक्ट्रोड, अब इलेक्ट्रोड को तो हमने इन्वर्ट कर रखा है टेस्ट ट्यूब लगा के, तो टेस्ट ट्यूब में अब गैस भी बन रही है, तो गैस को भी जगह चाहिए रुकने के लिए। तो जो गैस है वो उतना वाटर डिस्प्लेस कर देगी जितनी वो प्रोड्यूस होगी। तो हमने एक चीज नोटिस करी कि कैथोड में थोड़ी जगह खाली हो गई है, जहाँ पानी था वहाँ पानी ना होकर वो जगह एम्प्टी हो गई है, यानी वहाँ पे गैस आ गई है। और सिमिलरली जो दूसरा इलेक्ट्रोड था वहां पे भी यही चीज हमने ऑब्जर्व करी, बट इसका लेवल थोड़ा डाउन था, इससे थोड़ा सा अप था। तो यहाँ पे जो हमने डिस्प्लेसमेंट देखी, डिस्प्लेसमेंट में हमने देखा जो हमारा एनोड था वहां पे जो वाटर का डिस्प्लेसमेंट है, मीन्स वाटर जो डिस्प्लेस हुआ है वो कैथोड के कंपैरिजन में कम डिस्प्लेस हुआ है। यानी कि यहाँ पे जो गैस बन रही है कैथोड की कंपैरिजन में कम बन रही है, और कैथोड में जो गैस बन रही है वो एनोड की कंपैरिजन में ज्यादा बन रही है, क्योंकि कैथोड ने ज्यादा पानी डिस्प्लेस कर दिया तो गैस ज्यादा है, एनोड ने कम पानी डिस्प्लेस किया है तो वहां पे गैस कम है। अब ये बताना है कि कैथोड पे कौन सी गैस होगी और एनोड पे कौन सी गैस होगी, क्या देख के, अमाउंट या वॉल्यूम देख के बेसिकली। तो जहाँ पे ज्यादा गैस बनी है वहाँ ज्यादा पानी डिस्प्लेस है, जहाँ कम गैस बनी है वहाँ कम गैस डिस्प्लेस है। ये हम एक्सपेरिमेंटली चेक कर रहे हैं, देख रहे हैं बेसिकली। तो हम कैसे आइडिया लगाएं कि कौन से पे कौन सी गैस होगी या कौन से इलेक्ट्रोड पे कौन सी गैस बनेगी। तो अगर हम वाटर की रिएक्शन देखें जो हमने बैलेंस करी है, तो हम यह देखते हैं कि 2 वाटर मॉलिक्यूल जब डिकम्पोज होते हैं तो 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के और 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन। तो अगर मैं इसको एक ही मॉलिक्यूल कंसीडर करूं वाटर का, तो ये आपको 1 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का और हाफ मॉलिक्यूल किसका दे रहा है, ऑक्सीजन का। यानी कि आपको कौन सी गैस ज्यादा मिल रही है ऑक्सीजन की कंपैरिजन में, हाइड्रोजन गैस ज्यादा मिल रही है। तो यानी कि हाइड्रोजन गैस ज्यादा बनेगी ऑक्सीजन के कंपैरिजन में, और हाइड्रोजन ज्यादा बनेगी तो ज्यादा वाटर को भी डिस्प्लेस करेगी। तो इसी जगह से हम आइडिया लगा लेंगे, इसी बात से हम ये आइडिया लगाएंगे कि कैथोड पे जब ज्यादा गैस बन रही है, क्योंकि ये ज्यादा वाटर डिस्प्लेस है, तो यहाँ पे गैस कौन सी होगी, हाइड्रोजन गैस। और क्योंकि यहाँ पे कम वाटर डिस्प्लेस है तो यानी कि यहाँ पे जो गैस बन रही है ये हाइड्रोजन के कंपैरिजन में कम बन रही है, तो ये होगी आपकी ऑक्सीजन गैस। एक क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है कि जब इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन होगी वाटर की, तो आपके कैथोड पे कौन सी गैस रिलीज होगी, कौन सी होगी, हाइड्रोजन गैस, क्योंकि इसने ज्यादा वाटर डिस्प्लेस किया। और एनोड पे कौन सी गैस रिलीज होगी, ऑक्सीजन गैस, क्योंकि इसने इसके कंपैरिजन में कम वाटर डिस्प्लेस किया। उसका आइडिया हमने यहाँ पे स्टोशियोमेट्री से लगाया। तो जो ज्यादा बनेगा वो ज्यादा गैस डिस्प्लेस करेगा, जो कम बनेगा वो कम डिस्प्लेस करेगा। सो यहाँ पे जो आंसर रहेगा कैथोड पे हाइड्रोजन गैस, एनोड पे ऑक्सीजन गैस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, जो पूछ लिया जाता है कई बार बोर्ड में। ये थी आपकी डिकम्पोजिशन रिएक्शन।
इसके बाद है आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करने से पहले ये एक एक्सपेरिमेंट हम लैब में करते हैं 9th क्लास में, कि टेस्ट ट्यूब में मैंने ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट का सॉल्ट लिया जो वाटर में डिसॉल्व है। कॉपर सल्फेट किस में डिसॉल्व है? वाटर में। कॉपर सल्फेट का जो करेक्ट फॉर्मूला है वो ये है .5H2O। अब इसका कलर ब्लू है। अब ये ब्लू इसी की वजह से है क्योंकि उसके पास 5 वाटर मॉलिक्यूल्स है। अगर ये हटा देंगे तो उसका कलर ब्लू नहीं रहेगा। तो ये जो ब्लू कलर का सॉल्यूशन है, जैसे ही आपने इसमें आयरन नेल्स डाली जो कि प्योर आयरन है, जैसे ही आप आयरन नेल्स डालेंगे तो थोड़ी देर बाद ऑब्जर्व करेंगे कि जो ब्लू कलर है वो चेंज हो गया है स्लाइट ग्रीन में, थोड़ा सा ग्रीन कलर में चेंज हो गया है। तो ऐसा कैसे हुआ? अब इसकी रिएक्शन लिख के दिखाती हूँ मैं कि आपने आयरन डाला, कॉपर सल्फेट से रिएक्ट किया, आपको देगा वो फेरस सल्फेट और कॉपर एज अ मेटल, और लास्ट में आपको नीचे ब्राउन कलर का कुछ डिपॉजिट भी नजर आएगा। वो ब्राउन कलर का जो भी चीज डिपॉजिट हुई है दैट इज द कॉपर मेटल। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि जो आपका रिएक्टिव मेटल होता है वो लेस रिएक्टिव मेटल को हटा देता है या डिस्प्लेस कर देता है। तो यहाँ भी सेम यही चीज हुई है कि आपका जो रिएक्टिव मेटल था जो कि आयरन है, आयरन कॉपर के कंपैरिजन में ज्यादा रिएक्टिव है। लोहे पे जंग जल्दी लगता है एज कम्पेयर टू दी तांबा। तो आयरन जो आपका मेटल है उसने कॉपर सल्फेट के कंपाउंड से कॉपर को हटा के खुद कंपाउंड बना लिया और कॉपर को निकाल दिया। क्यों? क्योंकि आयरन की रिएक्टिविटी कॉपर से ज्यादा है। अगर ये रिएक्शन में ऐसे लिखूं कॉपर प्लस FeSO4 तो रिएक्शन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि कॉपर रिएक्टिव नहीं है आयरन से। कॉपर अगर रिएक्टिव ही नहीं है तो आयरन को डिस्प्लेस कर ही नहीं सकता सल्फेट के अंदर से। सो यहाँ पे क्योंकि आयरन ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो आयरन जो है सल्फेट से कंपाउंड बनाएगा और कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा या हटा देगा। सो ऐसे रिएक्शन को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब यहाँ अगर मैं जिंक ले लूं, सपोज जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, तो ब्लू कलर का जो सॉल्यूशन है वो उसका कलर हटने लग जाएगा, वो व्हाइट कलर में कन्वर्ट होने लग जाएगा बिकॉज जिंक सल्फेट आपका व्हाइट सॉल्ट है। तो यहाँ पे जो रिएक्शन होगी वो होगी जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। अब बिकॉज जिंक इज अगेन मोर रिएक्टिव एज कम्पेयर टू दी कॉपर, तो जिंक क्या करेगा? सल्फेट को कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और कुछ सल्फेट से अपना कंपाउंड बना लेगा और कॉपर साइड में कर देगा। तो ये भी आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो आप ये पूछ रहे होंगे कि हम पता कैसे लगेगा कि कौन सा मेटल ज्यादा रिएक्टिव है या नहीं है। ये चीज आप 3rd चैप्टर में पढ़ेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में। ये चीज इस चैप्टर में नहीं पूछी जाएगी कौन सा रिएक्टिव है या नहीं है। यहाँ ये पूछा जाएगा कि बताओ ये कौन से टाइप की रिएक्शन है। तो ये कौन से टाइप की रिएक्शन होगी, तो आप रिएक्शन देखेंगे और आइडिया लगाएंगे। तो आपने रिएक्शन देखी और आपको आइडिया लगा कि ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। सिमिलरली एक रिएक्शन और लिख रही हूँ, लेड प्लस कॉपर क्लोराइड। तो यहाँ ये कॉपर क्लोराइड भी ब्लू कलर का सॉल्ट रहता है आपका। तो अगेन यहाँ पे लेड क्योंकि ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो बनाएगा लेड क्लोराइड प्लस कॉपर। तो ये कौन सी टाइप की रिएक्शन हुई आपकी? डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि इसने दूसरे मेटल को डिस्प्लेस कर दिया। एक मेटल दूसरे मेटल को डिस्प्लेस कर रहा है क्योंकि वो ज्यादा रिएक्टिव है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देगा। तो ये आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई। नेक्स्ट है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जो 4th टाइप है रिएक्शन की वो है डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है? आयंस का एक्सचेंज होता है। रिएक्शंस इन व्हिच देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयंस आर बेसिकली डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में अगर आपका सॉलिड प्रोडक्ट बनता है या प्रेसिपिटेट बनता है तो उस रिएक्शन को हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहेंगे। तो सपोज मैंने 2 सॉल्यूशंस लिए, एक मैंने लिया सोडियम सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन लिया, दूसरा मैंने लिया बेरियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन। ये एक टेस्ट ट्यूब में लिया है, ये दूसरे टेस्ट ट्यूब में लिया है। वाटर में सोडियम सल्फेट डिसॉल्व किया है, दूसरा वाटर में बेरियम क्लोराइड डिसॉल्व किया है। ये दोनों टेस्ट ट्यूब्स हैं, A एंड B, दोनों में आपके सॉल्यूशंस है। जैसे ही आप दोनों में से किसी एक टेस्ट ट्यूब को एक दूसरे में डालेंगे, सपोज मैंने सोडियम सल्फेट की टेस्ट ट्यूब को बेरियम क्लोराइड में ट्रांसफर कर दिया, तो दोनों सॉल्यूशन जैसे ही आपस में रिएक्शन करेंगे या आपस में क्लोज आएंगे तो उनमें जो रिएक्शन होगी और रिएक्शन से जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा सोडियम क्लोराइड एंड बेरियम सल्फेट। ये 2 प्रोडक्ट बनेंगे। और जो बेरियम सल्फेट है ये वाटर सॉल्युबल नहीं है,
ये पानी में सेटल डाउन हो जाएगा, ये व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट देगा और दूसरा आपको मिलेगा सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ पे आप देखें, बेसिकली यहाँ पे आपसे रिएक्शन नहीं पूछी जाएगी, यहाँ आपको बताना है कौन से टाइप के रिएक्शन है। अभी मैंने बताया कि इन दिस रिएक्शन देयर विल बी एक्सचेंज ऑफ आयंस। तो अगर आप देखें कि सोडियम पहले सल्फेट के साथ था, बेरियम क्लोरीन के साथ था, अब सोडियम क्लोरीन के साथ आ गया, बेरियम सल्फेट के साथ, मतलब इन्होंने अपने आयंस एक्सचेंज कर दिए। सोडियम पॉजिटिव, सल्फेट नेगेटिव, बेरियम पॉजिटिव, क्लोरीन नेगेटिव, इस पॉजिटिव में दूसरे नेगेटिव से प्रोडक्ट बनाया, इस पॉजिटिव ने दूसरे नेगेटिव से प्रोडक्ट बनाया। तो पॉजिटिव नेगेटिव मैंने इनके आयंस के हिसाब से लिखा है कि सोडियम पॉजिटिव आयन होता है, सल्फेट नेगेटिव, ऐसे बेरियम पॉजिटिव आयन होता है, क्लोराइड नेगेटिव। तो यानी कि अपने अपने आयन से क्या कर देंगे, एक्सचेंज कर देंगे। तो Na ने Cl से बनाया तो NaCl बना, बेरियम ने सल्फेट से बनाया तो बेरियम सल्फेट बना। तो यहाँ आयंस का एक्सचेंज है, तो ये रिएक्शन होगी डबल डिस्प्लेसमेंट। बट इस रिएक्शन के अंदर आपको सॉलिड प्रोडक्ट नजर आ रहा है जो सेटल डाउन है टेस्ट ट्यूब में। तो सॉलिड प्रोडक्ट क्या है, बेरियम सल्फेट है जो व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट है। तो इस रिएक्शन को हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोलेंगे। वो रिएक्शन जहाँ प्रेसिपिटेट बने। सो डबल डिस्प्लेसमेंट और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन एक ही रिएक्शन है, बट प्रेसिपिटेशन में आपको सॉलिड प्रोडक्ट नजर आएगा। कुछ ऐसी डबल डिस्प्लेसमेंट होती है जहाँ सॉलिड प्रोडक्ट नहीं मिलता, तो वहाँ हम डबल डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे। अगर आप प्रेसिपिटेशन की जगह इसको डबल डिस्प्लेसमेंट भी लिख देंगे तो गलत नहीं होगा। एक और एग्जाम्पल है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन या डबल डिस्प्लेसमेंट का, जो मैं पहले भी बता चुकी हूँ। या अगर आप पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन लें और उसको लेड नाइट्रेट में डिसॉल्व करें। एक मैंने पोटेशियम आयोडाइड का एक्वा सॉल्यूशन लिया, एक मैंने लेड नाइट्रेट का एक्वा सॉल्यूशन लिया। इन दोनों सॉल्यूशन को आप जैसे ही मिक्स करेंगे, तो अभी मैंने क्या बोला, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। कैटायन हमेशा पहले लिखते हैं, एनायन बाद में, ये याद रख लेना। पहले कैटायन फिर एनायन, कैटायन फिर एनायन। तो पॉजिटिव अब इस नेगेटिव से रिएक्ट करेगा, ये पॉजिटिव इस नेगेटिव से। अब लेड आयोडीन से रिएक्ट कर रहा है तो बनाएगा PbI2। ये अगर आपको वैलेंसीज पता होगी तो ही आप कंपाउंड बना सकते हैं। सी अगर लेड की वैलेंसी 2 है और आयोडीन की 1 है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो PbI2 बनेगा। अब ये जो PbI2 है ये एज अ प्रेसिपिटेट सेटल डाउन हो जाएगा, क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल नहीं है, ये सॉलिड प्रोडक्ट है। इसका कलर है येलो। तो लेड आयोडाइड का कलर जो प्रेसिपिटेट का होगा वो होगा येलो। और नेक्स्ट जो सॉल्ट बनेगा वो, अब लेड ने आयोडाइड से बना दी, पोटेशियम नाइट्रेट से 2KNO3, क्योंकि पोटेशियम और नाइट्रेट दोनों की ही वैलेंसी 1-1 रहती है, क्योंकि NO3 है, बनाएंगे। सो बैलेंस कर देते हैं रिएक्शन बैलेंस है अब आपकी। तो ये जो रिएक्शन है यहाँ पे आयन से एक्सचेंज हो गया, तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। और जो एक प्रोडक्ट बन रहा है वो सॉलिड बन रहा है, मींस वहाँ प्रेसिपिटेट बन रहे हैं, तो ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी है। तो ये है आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट है फिफ्थ आपकी रेडॉक्स या रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। देखो, रिडक्शन ऑक्सीडेशन समझने से पहले हमें यह बताना चाहिए कि रिडक्शन है ऑक्सीडेशन क्या है। ऑक्सीडेशन का मतलब है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। इसका मतलब है ऑक्सीडेशन। अगर प्रोडक्ट में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है या हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है तो इट मींस वहाँ ऑक्सीडेशन है। और रिडक्शन का मतलब है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। और अगर प्रोडक्ट में हाइड्रोजन ऐड हो रहा है और या ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है तो वहां पे होगी आपकी रिडक्शन। अब इसका एग्जांपल है कि अगर मैं कॉपर को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्ट करवाऊं तो आपका बनेगा कॉपर ऑक्साइड। बैलेंस कर देते हैं, कॉपर ऑक्साइड बना। अब देखें यहाँ पे कॉपर के पास ऑक्सीजन नहीं है, बट यहाँ कॉपर के पास ऑक्सीजन आ गया, तो रिएक्शन क्या हुई, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुई। देखो, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों पैरेलल चलते हैं। जहाँ ऑक्सीडेशन है वहाँ रिडक्शन भी होगी। तो ऑक्सीजन को अगर आप देखें तो 2 थे, अब ये 1 रह गया है, तो यानी कि ऑक्सीजन की यहाँ पे क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है। बट मैं इसे दूसरे टर्म में समझाऊंगी आपको। सपोज आप कॉपर ऑक्साइड लिया मैंने और इस कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन गैस से रिएक्ट कराया, तो कॉपर ऑक्साइड जैसे ही हाइड्रोजन गैस से रिएक्ट करेगा ये देगा कॉपर प्लस H2O।
अब आप देखें तो कॉपर ऑक्साइड से क्या बन रहा है, कॉपर। प्रोडक्ट में देखेंगे आप तो प्रोडक्ट में अब ऑक्सीजन की कमी हो गई, रिएक्टेंट में था प्रोडक्ट में नहीं है, तो यहाँ पे कॉपर की क्या हो रही है, रिडक्शन। बट हाइड्रोजन जिसके पास ऑक्सीजन नहीं था अब ऑक्सीजन आ गया है, तो यानी कि अब वाटर हाइड्रोजन गैस की क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन, और ये क्या बना रहा है, वाटर बना रहा है। यानी कि कॉपर ऑक्साइड कॉपर में जाके रिड्यूस हो रहा है और हाइड्रोजन वाटर बना के ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो यहाँ पे एक रिएक्शन में रिडक्शन भी हो रही है और ऑक्सीडेशन भी हो रही है। और ऑक्सीडेशन रिडक्शन हमेशा पैरेलल चलेंगे, कभी भी अलग अलग नहीं होंगे। जहाँ ऑक्सीडेशन होगी वहाँ दूसरे की रिडक्शन जरूर होगी, या जिसकी रिडक्शन है तो दूसरे की ऑक्सीडेशन होगी। तो ये रिएक्शन में इस चीज का एग्जाम्पल है कि कॉपर ऑक्साइड ने H2 से रिएक्ट किया तो आपको क्या दे रहा है, कॉपर एंड H2O। तो कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन कम हो गया तो कॉपर की रिडक्शन, H2 में ऑक्सीजन ऐड हो गया तो इसकी ऑक्सीडेशन। सो ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन का एग्जाम्पल हुआ। एक एग्जाम्पल और देती हूँ मैं आपको, लाइक जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, इसका प्रोडक्ट बनेगा जिंक प्लस CO। अब देखें यहाँ जिंक ऑक्साइड से जिंक बन रहा है, जिंक से ऑक्सीजन घट रहा है प्रोडक्ट की साइड, तो ऑक्सीजन की रिमूवल है, तो जिंक की क्या होगी, रिडक्शन। कार्बन यहाँ पे अकेला है बट यहाँ कार्बन के साथ ऑक्सीजन आ गया तो ऑक्सीजन ऐड हो गया, तो यहाँ कार्बन की क्या है, ऑक्सीडेशन। तो ये रिएक्शन होगी आपकी रेडॉक्स रिएक्शन। वन मोर लास्ट, इसका जो एग्जाम्पल आपको एनसीईआरटी में गिवन है वो है Mn का, MnO2 plus HCl, it will give you MnCl2 plus H2O plus 4HCl आएगा यहाँ पे, 2H2O plus Cl2। फाइन, ये आपकी रिएक्शन गिवन है। अब ये रिएक्शन आपको एनसीईआरटी के गिवन है। इस रिएक्शन में आपको बताना है कौन सा ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन सा रिड्यूस हो रहा है। सो सबसे पहली बात, यहाँ मैंगनीज के पास ऑक्सीजन है, यहाँ पे क्या आ गया, क्लोरीन, तो ऑक्सीजन रिमूव हो गया तो मैंगनीज की क्या हुई, रिडक्शन। यहाँ पे Mn क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, या मैंगनीज की क्या हो रही है, रिडक्शन। अब एक चीज यहाँ देखें कि यहाँ पे पहले HCl के पास, Cl के पास हाइड्रोजन है, यहाँ Cl के पास हाइड्रोजन नहीं है, क्लोरीन के पास हाइड्रोजन है, अब यहाँ हाइड्रोजन नहीं है, तो हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे क्लोरीन की क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन, और यहाँ मैंगनीज की क्या हो रही है, रिडक्शन, क्योंकि मैंगनीज यहाँ रिड्यूस हो रहा है। सो वन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, वन इज गेटिंग रिड्यूस्ड। रिएक्शन होगी आपकी रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन या फिर रिडॉक्स रिएक्शन। ये थे आपकी टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर का छोटा सा, वो है कोरोजन एंड रेंसिडिटी। तो बहुत छोटा सा टॉपिक है इस चैप्टर का, इसलिए कोरोजन। अब कोरोजन क्या है, मेटल का मॉइस्चर से रिएक्ट करना। किसी भी मेटल का मॉइस्चर से अगर रिएक्शन होता है तो वो कोरोड हो जाता है, इसकी कोरोजन हो जाती है। तो मेटल जब भी मॉइस्चर से रिएक्ट करेगा, तो मॉइस्चर मीन्स ऑक्सीजन और वाटर, एयर से जब भी रिएक्ट करेगा तो एयर में आपकी ऑक्सीजन भी है और वाटर भी प्रेजेंट है। तो जब वो ऑक्सीजन और वाटर की प्रेजेंस में रिएक्ट करेगा तो आपको कुछ ना कुछ प्रोडक्ट देगा, मीन्स वो अब मेटल की तरह नहीं रहेगा, मेटल इन दोनों से रिएक्ट करके कुछ ना कुछ नया कंपाउंड बना देगा। तो अगर वो कुछ ना कुछ नया कंपाउंड बना रहा है तो मेटल की डिग्रेडेशन हो रही है यहाँ पे, मीन्स मेटल अब आपका अपने ओरिजिनल फॉर्म में नहीं है। तो उस तरीके को हम बोलते हैं, या उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कोरोजन। कोरोजन के अंदर आपका मेटल फॉर्म में ना रह के बाय प्रोडक्ट से दूसरे प्रोडक्ट्स बना देता है इन दी प्रेजेंस ऑफ एयर। और एयर में अलग अलग गैसेस से रिएक्ट करता है, वो ऑक्सीजन से भी कर सकता है, वाटर से भी कर सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड से भी कर सकता है, तो डिपेंड करता है मेटल के ऊपर। तो सबसे पहली जो हम रिएक्शन पढ़ेंगे कोरोजन की, वो हम पढ़ेंगे आयरन की। आयरन में जो कोरोजन प्रोसेस रहता है उसको हम बोलते हैं रस्टिंग। रस्टिंग मतलब कि जंग लगना। तो जो जंग लगना है बेसिकली वो क्यों, उसको वो भी क्या है, बेसिकली वो कोरोजन का टाइप है। तो जंग में क्या होगा, आयरन आपका ऑक्सीजन और वाटर की प्रेजेंस में रिएक्ट करके अलग अलग बाय प्रोडक्ट्स बना देता है। यानी कि वो पहले जो ब्राउन कलर का मेटल था आपका, अब वो ब्राउन कलर का है तो ब्राउन ही कलर का, बट वो थोड़ा सा पाउडरी हो जाता है। मेटल फॉर्म में या स्मूथ सरफेस ना हो गया, वो पाउडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके को या इस प्रोसेस को हम बोलेंगे रस्टिंग ऑफ आयरन। तो रस्टिंग बेसिकली कोरोजन को ही बोल रहे हैं, लेकिन रस्टिंग जो हम वर्ड यूज करते हैं ये आयरन के पर्टिकुलर मेटल के लिए करेंगे, आयरन के लिए करेंगे पर्टिकुलर। आयरन के कोरोजन को हम क्या बोलते हैं, रस्टिंग। तो जब आयरन की रस्टिंग होती है तो प्रोडक्ट बनता है Fe2O3, फेरिक ऑक्साइड
.XH2O, हमें नहीं पता है कितने वाटर मॉलिक्यूल्स लगे हैं, तो ये ब्राउन कलर का है आपका रस्ट। तो आयरन मेटल ने आपको ब्राउन कलर का रस्ट दे दिया। सिल्वरी मेटल है आयरन आपका, बेसिकली शाइनी मेटल है आपका आयरन। आयरन की जब जंग लग गया तो उसने फेरिक ऑक्साइड दिया .XH2O, ये ब्राउन कलर का रस्ट है, इसको हम बोलते हैं रस्ट। तो फॉर्मूला ऑफ रस्ट कई बार पूछ लिया जाए तो वहां पे आप यही लिखेंगे। फाइन। सिमिलरली अगर हम आयरन की बात ना करके अदर मेटल्स की बात करें तो वहाँ हम रस्टिंग यूज ना करके कोरोजन यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल कॉपर की अगर हम बात करें तो जो तांबे के बर्तन होते हैं, कई बार हम जब पुराना तांबा होगा घर में, जब नोटिस करेंगे आप उसको तो देखेंगे कि उस पर ग्रीन कलर की लेयर जमी है। वो जो ग्रीन कलर की लेयर है वो है तो कॉपर की ही, लेकिन वो ओरिजिनल कॉपर या कॉपर मेटल नहीं है, वो कॉपर का प्रोडक्ट है। अब उसने कैसे बनाया वो ग्रीन कलर की लेयर? कॉपर ने जो है कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट किया और उसने कॉपर कार्बोनेट नाम का एक कंपाउंड बनाया जिसका कलर ग्रीन है। तो बेसिकली वो कॉपर कार्बोनेट जो है वो बेसिक कॉपर कार्बोनेट है, उसे हम सिंपल कॉपर कार्बोनेट नहीं लिखेंगे, उसका नाम होगा बेसिक कॉपर कार्बोनेट, क्योंकि वो मिक्सचर होगा कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड का। तो कॉपर के ऊपर जो आप देखिए यहाँ पे हम लिख देते हैं O2+H2O, या फिर हम अगर एयर लिख दें तो आपका ये कंपाउंड देगा। ऐसे ही कॉपर भी आपका रिएक्ट करेगा एयर की प्रेजेंस में। एयर की प्रेजेंस में कॉपर रिएक्ट कर रहा है तो बनाएगा कॉपर कार्बोनेट। तो कॉपर कार्बोनेट अगर उसने बनाया तो ऑब्वियस सी बात है कि कॉपर एयर में किस गैस से रिएक्ट किया है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस से रिएक्ट किया है। तो कॉपर कार्बोनेट बेसिकली ग्रीन कलर का नहीं होता, जो बेसिक कॉपर कार्बोनेट होगा, जो लेयर है उसको हम बोलते हैं बेसिक कॉपर कार्बोनेट। तो ये जो बेसिक कॉपर कार्बोनेट है ये ग्रीन कलर की लेयर है। अब बेसिक कॉपर कार्बोनेट क्या है? आप यहाँ पे डॉट लगा के CuOH कॉपर हाइड्रोक्साइड लिखेंगे, ये आपका बेसिक कॉपर कार्बोनेट है। तो कई बार पूछ लिया जाता है कि जो कॉपर पे ग्रीन लेयर है वो क्या है? दैट इज द बेसिक कॉपर कार्बोनेट। बेसिक कॉपर कार्बोनेट दैट इज CuCO3.CuOH होल ट्वाइस। सिमिलरली सिल्वर पे भी आपकी कोरोजन रहती है, चांदी काली हो जाती है कुछ टाइम के बाद, तो जो काली जो आपको नजर आ रही है वो लेयर है वो किसकी है? सिल्वर सल्फाइड की। ये कौन सी गैस से रिएक्ट करती है? सल्फर गैस से रिएक्ट करती है और बनाती है सिल्वर सल्फाइड Ag2S। ये जो सिल्वर सल्फाइड कंपाउंड है ये ब्लैक कलर का है, यही वो लेयर है जो चांदी को काली करता है, कॉपर को हरा करता है कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड, और आयरन को जो ब्राउन करता है वो करता है फेरिक ऑक्साइड। तो ये कोरोजन्स है बेसिकली आपकी। कई बार यही पूछ लिया जाता है कि कौन से मेटल पे कौन सी बेसिकली कलर की जो लेयर डिपॉजिट हो रही है उसका केमिकल फॉर्मूला क्या है। तो कोरोजन को हम रोक तो नहीं सकते हैं, बट हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं कुछ ना कुछ प्रिवेंटिव मेथड यूज करके, लाइक हम ऑयल, ग्रीसिंग, पेंटिंग, गैल्वेनाइजेशन या एनोडाइजिंग, इस तरीके की प्रोसेस यूज करके। लेकिन हम उसको रोक नहीं सकते, कभी ना कभी कोरोजन जरूर होगा ही होगा। हम उसे कुछ समय के लिए प्रिवेंट कर देंगे बट स्टॉप नहीं कर सकते। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका रेंसिडिटी। अब रेंसिडिटी क्या है? देखो मेटल का कोरोजन क्या था? मेटल का चेंज होना। मेटल जो है अपना कॉपर फॉर्म में अपने ओरिजिनल फॉर्म में है, लाइक अगर मैं आयरन की बात करूँ, आयरन ओरिजिनल फॉर्म में था वो Fe2O3 में कन्वर्ट हो गया, कॉपर जो था कॉपर कार्बोनेट में कन्वर्ट हो गया, सिल्वर जो था वो सिल्वर सल्फाइड में कन्वर्ट हो गया। तो कोरोजन में हुआ क्या? बेसिकली मेटल की ऑक्सीडेशन हुई। मेटल की क्या हुई? ऑक्सीडेशन। तो कोरोजन इज नथिंग, इट इज जस्ट द ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल्स। कोरोजन में मेटल्स की ऑक्सीडेशन हो जाती है। अब रेंसिडिटी क्या है? रेंसिडिटी पे ऑक्सीडेशन है, बट रेंसिडिटी में मेटल्स ना पढ़ के हम फैट्स एंड ऑयल्स पढ़ेंगे। तो रेंसिडिटी इज द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स। कई बार हम जब खाने को कई समय बाद यूज करते हैं तो हमें उसमें से गंदी स्मेल आने लग जाती है जो खाने लायक नहीं रहता, तो हम कहते हैं खाना खराब हो गया है, इट मीन्स द फूड हैज बिकम रैंसिड। अब वो रैंसिड क्यों हो गया है? क्योंकि उसमें जो फैट्स या ऑयल प्रेजेंट थे उनकी ऑक्सीडेशन हो गई है। तो जब भी फैट्स और ऑयल्स की ऑक्सीडेशन होगी तो खाना वो खाने लायक नहीं रहेगा। सो उसी फैट्स और ऑयल की ऑक्सीडेशन को हम बोलते हैं रेंसिडिटी। इट इज बेसिकली द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स, and corrosion is the oxidation of metals। दोनों में ही ऑक्सीडेशन है। तो अब फैट्स एंड ऑयल्स की ऑक्सीडेशन को रोकने के लिए हम कई बार क्या करते हैं, जैसे अगर हम चिप्स की बात करें जो हम मार्केट से लेके खाते हैं तो वो बहुत फूले हुए होते हैं, उनमें हवा ज़्यादा होती है, तो वो हवा बेसिकली नाइट्रोजन गैस है।
तो नाइट्रोजन गैस एज एन एंटीऑक्सीडेंट वर्क करती है। मीन्स उस चिप्स, वो जो जिस भी घी में तले होंगे वो चिप्स या कोई भी अगर चीज़ है, तो उसमें जो फैट या ऑयल है उसकी ऑक्सीडेशन ना हो, वो किसी और फॉर्म में ना कन्वर्ट हो जाए, वो उसी फॉर्म में रहे जिस फॉर्म में वो होनी चाहिए। तो उसकी ऑक्सीडेशन को रोकने के लिए या उसके स्ट्रक्चर या उसकी केमिकल कॉम्पोजिशन को बदलने से रोकने के लिए जो चीज़ उसमें प्रिजर्वेटिव्स या जो चीज़ उसमें डाली जाती है उसको हम बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट। तो एंटीऑक्सीडेंट का काम है फूड को रेंसिड होने से बचाना या रेंसिडिटी को रोकना। तो जो आपके लेस के पैकेट्स हैं या बिंगो के पैकेट्स हैं जिसमें हवा भरी हुई है बहुत ज़्यादा, दैट इज द नाइट्रोजन गैस। सो नाइट्रोजन गैस वहाँ पे एज एन एंटीऑक्सीडेंट एक्ट करती है और खाने को ऑक्सीडाइज होने से बचाती है। और भी कई एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो हम केमिकली प्रिपेयर करते हैं और खाने में डालते हैं ताकि हमारा फूड खराब ना हो। फाइन। सो दिस इज द टॉपिक रेंसिडिटी। तो इसी रेंसिडिटी टॉपिक के साथ ये चैप्टर यहाँ पे फिनिश है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नया चैप्टर बताऊंगी, दैट इज द एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल।